हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे, हमने देखो इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़े हैं। एक पढ़ा है व्यतिकरण और एक पढ़ा है विवर्तन। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ा है और डिफ्रेक्शन पढ़ा है। तो दोनों ही टॉपिकों के बारे में हम बात कर चुके हैं। समझ में आप, एक नई घटना है प्रकाश की और वो है प्रकाश का ध्रुवण। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण किसे कहते हैं, समझ में बात? ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। आज हम बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में बात करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं इसे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ में बात? आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवण से पढ़ने से पहले आपको मैंने 11th क्लास में बताया था कि जो वेव है प्रोपेगेशन के बेसिस पर, ठीक है, तरंग संचरण के आधार पर, ठीक है, वेव है जो दो प्रकार की होती है, कणों के कंपनों के वाइब्रेशन के आधार पर, दोलन के आधार पर। ठीक है, जो तरंग होती है, तरंग मैंने बताया आपको 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो तरंग है, वेव है, ठीक है, 11th क्लास में मैंने बता चुका हूँ कि तरंग है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, किसके आधार पर? जो कण होते हैं, जो कण होते हैं उनके दोलनों के आधार पर या वाइब्रेशन के आधार। ठीक है, तो कौन कौन सी समझ करें हम? ध्रुवण पढ़ने से पहले हम तरंग की बात करते हैं। तरंग क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तरंग होता है विक्षोभ। क्या होता है? विक्षोभ होता है, और एक निश्चित दिशा में क्या करता है? गति करता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? आयाम होता है। क्या होता है? आयाम होता है। समझ लो आप। ठीक है, तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो एक निश्चित दिशा में क्या करता है? गति करता है। ठीक है, तरंग को मैंने दो भागों में बांटा था। ठीक है, एक तरंग थी आपकी, एक तरंग है आपकी, आपको पता होगा, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, और एक होती है आपकी अनुदैर्घ्य। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? कणों के वाइब्रेशन के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के वाइब्रेशन के आधार पर। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य। ठीक है, इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। आप जानते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और ये कौन सी होती है? ये होती है लॉन्गिट्यूडल। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडल। लॉन्गिट्यूडल समझ में आप? दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स होती है और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडल। समझ में आप? ठीक है, तो तरंगों को बेटा मैंने दो प्रकार की तरंगें आपको बताई थी। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। किसके आधार पे बताई? मैंने बताई जो कण होते हैं उनके वाइब्रेशन के आधार पर। किसके आधार पर? उनके कंपनों के आधार पर। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पता है अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं? यदि तरंग के जो कण हैं, यदि माध्यम के कण, किसी कण? माध्यम के कण तरंग संचरण, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा, प्रोपेगेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन है किसकी? तरंग की, वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन की यदि परपेंडिकुलर लंबवत कंपन करे। कैसे कंपन करे? लंबवत कंपन करे। मान लिया ये संचरण की दिशा है। किसकी दिशा है? ये संचरण की दिशा, संचरण दिशा। समझ में हुआ? संचरण दिशा। ठीक है, ये हुई संचरण की दिशा। ठीक है, ये संचरण की दिशा हुई। तरंग इधर संचरित हो रही है, इधर प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो यदि जो माध्यम के कण हैं
वो तरंग संचरण के लंबवत वाइब्रेट करें, ऐसे वाइब्रेट करें तो इस प्रकार की तरंगें क्या कहलाती हैं, इस प्रकार की तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई तनी हुई डोरी है और डोरी को बीच में से खींचकर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कंपन उत्पन्न होंगे, डोरी में जो कंपन उत्पन्न होंगे, मतलब तरंगें उत्पन्न हुई, तो जो तरंगें उत्पन्न होंगी तनी हुई डोरी में वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगें होंगी, ट्रांसवर्स वेव होंगी। कौन सी वेव होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, ठीक है, तरंग संचरण की, जिस दिशा में तरंग जा रही है उस संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में यदि बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होंगी? यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करें, ठीक है, मान लिया ये तरंग संचरण की दिशा है, ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा है। यदि माध्यम के कण इसी में इस प्रकार से कंपन करें, ठीक है, तो ये जो तरंगें होंगी ये कौन सी होंगी? ये तरंगें कहलाएंगी अनुदैर्घ्य तरंगें। और ये कौन सी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। समझ में बात? ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचकर छोड़ दिया तो स्प्रिंग में इस प्रकार से संपीड़न और विरलन बनते हैं। क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन बनते हैं। तो संपीड़न और विरलन का गुण पाया जाता है इसमें अनुदैर्घ्य तरंगों में। किसमें पाया जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगों में। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों में हमेशा स्रंग बनता है और क्या बनता है? गर्त बनता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें जब गति करेंगी तो स्रंग और गर्त के रूप में गति करेंगी। किसके रूप में गति करेंगी? स्रंग और गर्त के रूप में गति करेंगी। इस प्रकार से गति करेंगी। समझो, ये क्या बनेगा? स्रंग। क्या बनेगा ये बताओ? ये बनेगा स्रंग। क्या बनेगा? स्रंग बनेगा। और ये क्या होगा बेटा? गर्त होगा। क्या होगा? गर्त। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो किस प्रकार से गति करेंगी? स्रंग और गर्त के रूप में गति करती हैं। जबकि जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो किसके रूप में गति करती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या है और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या है। समझ में आई बात? तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये जो गुण है ये ध्रुवण बताता है। इस बात को बताता है, ध्रुवण बताता है। अनुप्रस्थ तरंगों का जो गुण है उसे कौन बताता है? कि प्रकाश तरंगें। अब बात करते हैं हम यहाँ प्रकाश तरंगें। किसकी बात करते हैं? प्रकाश तरंगों की। तो आपको ये चीज समझ में आएगी। सबसे पहले तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो निश्चित डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करता है। तरंगें वाइब्रेशन के आधार पर माध्यम के जो मीडियम के कण हैं उनके आधार पर वाइब्रेशन जो करते हैं, वाइब्रेशन के आधार पर तरंगें दो प्रकार से डिवाइड की जाती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। समझिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। इसमें बेटा क्या करते हैं? जो माध्यम के कण हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये जो जैसे कि ये दिशा है तो इस प्रकार से कंपन करते हुए जाएंगे स्रंग और गर्त के रूप में। किस रूप में? स्रंग और गर्त के रूप में क्या करते जाएंगे? कंपन करते जाएंगे। समझ लो आप। और इसकी बात करें अनुदैर्घ्य की, यदि बात करें तो अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि जो माध्यम के कण हैं तरंग संचरण की दिशा, जो तरंग संचरण की दिशा है उसी में इस प्रकार से क्या करते जाएंगे? कंपन करते जाएंगे। मतलब संपीड़न और विरलन के रूप में गति होगी। कैसे होगी? संपीड़न। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन बनते हैं। क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन बनते हैं। जबकि इसमें क्या बनते हैं? स्रंग और गर्त। ठीक है, तो ये बात मैंने कुछ तरंग के बारे में आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं प्रकाश तरंगों पे। चलते हैं प्रकाश तरंगों पे। ठीक है, तो हाइगेन ने प्रकाश को तरंग कहा है, ये आपको पता है। हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, हाइगेन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत भी है। और हाइगेन ने तरंग कहा है, प्रकाश क्या कहा है? प्रकाश क्या कहा है? तरंग कहा है। तो यदि
बात करें हम प्रकाश तरंगों, किसकी बात करें? प्रकाश तरंगों की हम बात करें, किसकी? प्रकाश तरंगों की, लाइट वेव की बात करें, प्रकाश तरंगें, ठीक है। तो 1864 में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह साबित किया था कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं? तो यहाँ 1864 ईस्वी में इसने क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ये साबित करके बताया, ये सिद्ध करके बताया, किसने? मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये बताया था किसने? मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब ये हैं प्रकाश तरंगें, ठीक है, तो इनमें दो फील्ड पाए जाते हैं, दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। इसमें दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। एक होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। समझ में नहीं बात, ठीक है। इसे व्यक्त करते हैं ई से, इससे और सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है बेटाओ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दो चीज पाई जाती है, एक पाया जाता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है बेटाओ चुम्बकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुम्बकीय क्षेत्र। समझ में नहीं बात, एक होता है चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसे व्यक्त करते हैं इसे, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया, ठीक है। तो दो फैक्टर, दो घटक पाए जाते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र। तो बेटा अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताऊं तो किसी भी आवेश से, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को यदि इसके अंदर ला रहे हैं तो दूसरा जो आवेश है, ठीक है, वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या किसका करता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वह क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश है जहां तक अपना प्रभाव जमाता है वह क्षेत्र, समझ में नहीं बात, ठीक है। जैसे कोई राजा है तो राजा का जहां तक साम्राज्य होता है, ठीक है, तो राजा को एक आवेश मान लिया जाए तो जहां तक उसका साम्राज्य है उसे क्या मान लेंगे? विद्युत क्षेत्र मानेंगे। क्या मानेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है? प्रभाव होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से किसी चुम्बक, ये तो आवेश के बारे में, यदि किसी चुम्बक की बात करें तो चुम्बक में आकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का, ठीक है। आपको पता है समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, ठीक है। तो चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव जमाती है, प्रभाव डालती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये बात बताई कि जो प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं बेटाओ तो इनमें दो क्षेत्र पाए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। विद्युत, ये चुम्बकीय क्षेत्र है और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। समझ में नहीं बात, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण होता है, समझ में, जब विद्युत चुम्बकीय गति करती हैं तो विद्युत क्षेत्र सदिश, ये सदिश राशि है, ठीक है, ये भी सदिश को वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जैसे ही कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है यदि वो गति करती है, समझ में आनी बात, ठीक है, यदि उसका संचरण होता है तो संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र तीनों ही परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, समझ में बात। यदि ये संचरण की दिशा है, ये संचरण की दिशा है तो ये विद्युत क्षेत्र होगा, इसके लंबवत क्या होगा? ये होगा बेटाओ तो चुम्बकीय क्षेत्र। क्या होगा? चुम्बकीय क्षेत्र। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में तरंग संचरण की दिशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र तीनों ही परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। यदि इनका 3D डायग्राम बनाया जाए तो देखो 3D डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यदि इनका 3D डायग्राम बनाया जाए, इनको
दर्शाया जाए विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो देखो ये आपके पास हुई एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये हुई एक्स डायरेक्शन और ये हुई वाई डायरेक्शन और ये हुई बेटा जेड डायरेक्शन। कौन सी हुई? जेड। मान लिया तरंग संचरण की दिशा, संचरण की दिशा है ये, संचरण की दिशा एक्स डायरेक्शन में है, इसमें है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये तीनों आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों ही परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, क्योंकि ये कहां बोल के अंदर की तरफ है, ठीक है। ये तल है, तल के अंदर की तरफ दिखाया, इसको ऐसे दिखाएंगे, समझ में बात, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में यदि संचरण की दिशा हुई और यहाँ मैंने ई वेक्टर ले लिया विद्युत क्षेत्र और यहाँ ले लिया वी वेक्टर, तो ये तीनों ही परस्पर क्या हो गए? लंबवत हो गए। कैसे हो गए? लंबवत हो गए। तो देखो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र गति करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो मैंने दिखाया है, इस प्रकार से जो मैंने दिखाया है, ये क्या है आपका? ये इस डायरेक्शन में, तो ये तो हुआ आपका विद्युत क्षेत्र, क्या हुआ बताओ? विद्युत क्षेत्र हुआ। और ये जो हुआ, ये कौन सा क्षेत्र हुआ? ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे? विद्युत क्षेत्र हुआ और ये क्या हुआ? चुंबकीय। तीनों ही परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने क्या दिखा दिया? विद्युत क्षेत्र दिखाया है। क्या दिखाया है? विद्युत क्षेत्र। ये आपका हो गया ई है, कितना हो गया? ई है। समझ में नहीं बात, ठीक है। मैंने आपको बताया दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में नहीं बात, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये डायरेक्शन हुई, इसकी डायरेक्शन हुई, ये तरंग संचरण की दिशा हुई। तो तीनों ही परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रकाश तरंगे हैं, वो कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, तो इनमें दोनों ही कंपोनेंट पाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, ई वेक्टर। समझ में बात, क्या मैंने ई वेक्टर, और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, चुंबकीय क्षेत्र का कंपोनेंट भी होगा। समझ में बात, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो आंखें होती हैं वो इस प्रकाश तरंगों में केवल सेंसिटिव होती हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए होती हैं? विद्युत क्षेत्र के लिए होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती हैं। इसलिए जो भी प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है, जितने भी प्रभाव उत्पन्न होंगे प्रकाश में, प्रकाश तरंगों में जितने भी प्रभाव उत्पन्न होंगे, उन सब के लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उत्तरदायी होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उत्तरदायी होता है। विद्युत क्षेत्र घटक ही उत्तरदायी होता है। समझ में आई बात, ठीक है। दोबारा एक बार सुनो ध्यान से। मैंने बताया कि ये मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश तरंगे हैं, कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो इनमें दोनों ही होंगे, विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो केवल विद्युत क्षेत्र के लिए ही सेंसिटिव होती हैं। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए ही सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रकाश तरंगों में प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश ही क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो इसे नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश। क्या नाम देते हैं इसे? विद्युत क्षेत्र सदिश। तो यहाँ पर जब भी मैं विद्युत क्षेत्र सदिश की बात करूँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश, समझ में बात, इसका नाम क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र सदिश। समझ में बात। इसका दूसरा नाम होता है प्रकाश सदिश। क्या केवल प्रकाश में यही उत्तरदायी होता है? इसलिए इसका दूसरा नाम होता है प्रकाश सदिश। क्या नाम होता है? प्रकाश सदिश, ठीक है। जहां भी मैं इस यूनिट में बात करता हूं प्रकाश सदिश की, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए
कि ये कौन सा फील्ड की बात, कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। समझ में बात, ठीक है। केवल किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। समझ में बात, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो केवल और केवल अब यहाँ जो कंपोनेंट काम आ रहा है कौन सा आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है। कौन सा आ रहा है, विद्युत क्षेत्र। और तरंग संचरण के लिए विद्युत क्षेत्र, इसको छोड़ो, बी वेक्टर को हटाओ, इसके लिए कोई बात करेंगे ही नहीं। समझ में बात, क्योंकि ये हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है। हाँ, इसके लिए ये कोई रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होता है, घटनाओं के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। लेकिन केवल कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, केवल ई वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा होता है, ई वेक्टर। ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक वेक्टर, वही रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो अब यहाँ इसके जो है वो विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र वेक्टर या विद्युत क्षेत्र कैसे गति कर रहा है, ठीक है। ये तरंग संचरण की क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। समझ में नहीं बात, कैसे गति कर रहा है, तरंग संचरण के लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो जो ध्रुवण में बात करें तो ये प्रकाश तरंगे हुई, प्रकाश तरंगे, और प्रकाश तरंगों में दो होंगे ई वेक्टर, जो कंपोनेंट होंगे इसके, और एक होगा बी वेक्टर, ठीक है। इसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका कोई भी रोल नहीं होता है, जितनी भी प्रकाशित घटनाएं हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये स्पेशली प्रकाश तरंगों के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास ये बचा, ठीक है। ये लंबवत कंपन करता है, इसका नाम बताए विद्युत क्षेत्र सदिश, ये इसका नाम। हाँ, जो बेटा हम बात कर रहे थे प्रकाश के ध्रुवण की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनमें दो कंपोनेंट होते हैं, प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय। तो इसमें ई वेक्टर भी होता है और बी वेक्टर भी होता है। समझ में आई बात, इसे कहते हैं, ई वेक्टर को कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश सदिश। क्या कहते हैं, प्रकाश सदिश, ठीक है, प्रकाश सदिश। इसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव होती नहीं है, तो इसको हम लेते नहीं। समझ बात, हमारी जो आंखें हैं वो केवल इसके लिए प्रकाश सदिश, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए ही सेंसिटिव होती है। अब बात करते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है। समझ में बात, ठीक, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, ठीक है। जो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपकी प्रकाश तरंगें हैं, तो प्रकाश तरंगों में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, ठीक है, तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। समझ बात, ठीक है। तो चारों दिशाओं में तरंग संचरण के लंबवत, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में, ठीक है, मान लिया, ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा हुई, तल के लंबवत, ये गोल है, इसके लंबवत बाहर की, कहाँ हुई, बाहर की ओर हुई, ठीक है। तो क्या होता है कि जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी प्रकाश तरंगे हैं, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, किसके कंपन होते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन होते हैं। समझ गए, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन है वो तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में है। यदि तरंग संचरण के लंबवत की बात करूं तो इस प्रकार से, यदि बात करूं तो ये इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं तरंग संचरण के लंबवत, ठीक है। ये तरंग संचरण की क्या हुई, दिशा हुई तल के लंबवत बाहर, कहाँ हुई, तल के लंबवत बाहर की ओर क्या हुई इसकी दिशा। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। ध्यान से सुनो, यदि जो प्रकाश सदिश है, प्रकाश सदिश क्या है, प्रकाश सदिश ई वेक्टर है, प्रकाश सदिश ई वेक्टर, इसका नाम है प्रकाश सदिश, वही बताया मैंने, या विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, इसका नाम है प्रकाश सदिश, ठीक है। यदि प्रकाश सदिश के कंपन
यदि प्रकाश सदिश के कंपन, मैंने बताया कि प्रकाश तरंगों में केवल हमारी आंखें कौन से के लिए सेंसिटिव है, विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र सदिश के लिए, जिसे नाम दिया है प्रकाश, इसके नाम दिया है प्रकाश। यदि प्रकाश सदिश के कंपन सभी संभव दिशाओं में है, समझिए बात, यदि प्रकाश सदिश के कंपन सभी संभव दिशाओं में है, ठीक है, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाएगा? तरंग संचरण की लंबाई। ध्यान सुना, यदि तरंग संचरण की लंबाई में बात करूं, तरंग संचरण ये तर हुआ और तरंग संचरण की दिशा ऐसे हुई, मैंने डॉट से तरंग संचरण की दिशा को दर्शाया है। यदि तरंग संचरण के लंबवत प्रत्येक दिशा में कंपन है, लंबवत प्रत्येक दिशा में कंपन कर रहा है, कौन कंपन कर रहा है? प्रकाश सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है, तो ऐसा प्रकाश कहलाता है, ऐसा प्रकाश कहलाता है अनपोलराइज्ड, अध्रुवित। क्या कहलाता है? अध्रुवित। समझिए बात, अध्रुवित प्रकाश। क्या है ये? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो हम यहाँ पहले आप तीन चीजों की बात करेंगे। एक बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश, किसकी बात करते हैं? पहला पॉइंट, तीन चीजों की हम बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। दूसरी बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और एक बात करते हैं ध्रुवण, और चौथी बात ध्रुवण। ये चार चीजों की हम बात करते हैं। तो पहली मैंने आपको चीज बताई कि यदि विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश के कंपन, ठीक है, कंपन करता है, ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत सभी संभव दिशाओं में है, ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत सभी संभव दिशाओं में है, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समझने की बात, जैसे कि एक प्रकार ये प्रकाश बनाया, ठीक है, किसी सूर्य से आने वाला प्रकाश है, कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित। किसी भी सोर्स से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बल्ब से प्राप्त हो रहा है, कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित। तो ये जो प्रकाश हुआ, ये हुआ अध्रुवित। कैसा हुआ? अध्रुवित। समझ में आई बात? अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश हुआ? अध्रुवित। समझ में आई बात? अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी है ये? अनपोलराइज्ड लाइट है। समझ में बात? ठीक है, तो ये जो प्रकाश हुआ, ये हुआ अनपोलराइज्ड। कैसा हुआ? अनपोलराइज्ड। समझ में आई बात? अध्रुवित लाइट, अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? अनपोलराइज्ड। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि इस प्रकार और प्रकार से कैसे दर्शाया जाए, यदि तरंग संचरण की दिशा ये हुई, ठीक है, ये हुई तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा ये हुई, तो बेटाओ तरंग संचरण की दिशा ये हुई, और कोई प्रकाश सदिश है या विद्युत क्षेत्र सदिश है, वो इस प्रकार से कंपन करता है, ठीक है, इस प्रकार से क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। तो यहाँ दो दिशाओं में कंपन कर रहा है, एक तो ऐसे कंपन कर रहा है तरंग संचरण के लंबवत, ठीक है, मेरे एक दिशा, एक से अधिक दिशाओं में कंपन करे। यदि प्रकाश विद्युत क्षेत्र एक दिशा से अधिक दिशाओं में कंपन करे, तो कितनी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं? दो दिशाओं में। एक तो बेटा ऐसे कंपन कर रहे हैं, और एक कैसे कंपन कर रहे हैं? एक कर रहे हैं तल के लंबवत, ऐसे कंपन कर रहे हैं। इस डॉट को मैंने दिखाया है, इसका मतलब है जो प्रकाश सदिशों के कंपन है वो तल के लंबवत हैं। कैसे हैं? तल के लंबवत। इस प्रकार बेटा एक तो ऐसे कंपन कर रहे हैं और एक ऐसे कर रहे हैं। यदि प्रकाश सदिश के कंपन एक से अधिक दिशाओं में है, ठीक है, तो ऐसा प्रकाश कहलाएगा अध्रुवित प्रकाश। तो ये प्रकाश भी कैसा होगा? अध्रुवित होगा। कैसा होगा? अध्रुवित। कैसा होगा? अध्रुवित। ये भी प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश। समझ में आया? तो मैंने आपको इस प्रकार से क्या बताया? अध्रुवित प्रकाश बताया। क्या बताया? अध्रुवित प्रकाश बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसमें अध्रुवित। क्या डालेंगे? अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले आप अध्रुवित प्रकाश डालेंगे, और अध्रुवित प्रकाश डाल के आप क्या करेंगे?
कंपन है सभी दिशाओं में होते हैं। तरंग संचरण के लंबवत जितनी भी संभव दिशाएं हैं एक से अधिक दिशाओं में होते हैं। इसलिए सूर्य से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, जितने भी सोर्स हैं इनसे जितने भी प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं कैसे प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। कैसे प्रकाश है, अध्रुवित। तो देखो इसमें अध्रुवित प्रकाश है डालेंगे, ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश विद्युत क्षेत्र सदिश या ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं। तरंग संचरण दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं, सभी संभव दिशाओं में होते हैं। तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समझ मैंने आपको बताया एक से अधिक दिशाओं में यदि प्रकाश सदिश क्षेत्रीय वेक्टर के जो कंपन है एक से अधिक दिशाओं में या कह सकते सभी संभव दिशाओं में है तो ये प्रकाश कैसा हुआ, अध्रुवित। ये भी दो दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, तो ऐसे कंपन कर रहे हैं, एक तल के लंबवत ऐसे कंपन कर रहे हैं। समझ नहीं हुआ, तरंग संचरण की दिशा ये है, ठीक है। दो दिशाओं में एक से अधिक दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। इन दोनों को जो बनाएंगे अध्रुवित प्रकाश परिभाषा लिख के इन दोनों सूत्रों को बनाएंगे फटाफट। हाँ, आगे बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश। इसकी बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की बात। इसकी बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्रुवित प्रकाश ये यहाँ ऐड करते हैं ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। देखो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यदि प्रकाश सदिश के कंपन केवल एक तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में है। कैसे है, प्रकाश सदिश की कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में है तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाएगा, ऐसा प्रकाश कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो अध्रुवित प्रकाश को यदि अध्रुवित प्रकाश के जितने भी कंपन हो रहे सभी दिशाओं में उसको एक ही दिशा में कर दिया जाए, ठीक है। तरंग संचरण के लंबवत एक ही दिशा में कर दिया जाए। ध्यान से सुनो, यदि प्रकाश सदिश या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, ध्यान सुनो, प्रकाश सदिश मतलब ई वेक्टर या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक दिशा में ही कंपन करते हैं। कौन दिशा में, एक दिशा में ही है तो ऐसा प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो प्रकाश है ये यहाँ मैंने बात की तो ये तरंग संचरण की दिशा हुई, इसकी दिशा हुई तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। ये तरंग संचरण क्या हुई, दिशा हुई। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कंपन हो रहा है। कैसा कंपन है, लंबवत कंपन कर रहे हैं। कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा के एक ही दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के एक तरंग संचरण के लंबवत एक ही दिशा में इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र प्रकाश सदिश इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं तो ऐसा प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। समझ में आई बात, ये हुआ आपका पोलराइज्ड लाइट। समझ में बात, एक तो ये हुआ। एक देखो, एक बताऊं, यदि ऐसे है कंपन, ये तरंग संचरण की दिशा हुई और इस प्रकार से कंपन हुए, ठीक है, इस प्रकार से कंपन हुई, ये भी कैसे प्रकार है, यहाँ डॉट का मतलब है ये जो प्रकाश सदिश है ये ऐसे कंपन कर रहा है, ये तल है तरंग संचरण से ऐसे लंबवत तरंग संचरण के लंबवत इस प्रकार से कंपन कर रहा है तो ये भी कैसा प्रकाश हुआ, ये भी हुआ कैसा प्रकाश, ये प्रकाश भी कैसा हुआ, ध्रुवित प्रकाश। कैसा हुआ, ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो ये भी ध्रुवित प्रकाश हुआ, यानी पोलराइज्ड लाइट। समझ में हुआ, ठीक है। और इसे कहते हैं
समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये हुआ प्लेन पोलराइज, क्या कह सकते हैं इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। समझ लो आप, समतल ध्रुवित प्रकाश तो यहाँ लिखता हूँ प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में बात, ठीक है। इस प्रकार से तो आप हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या हेडिंग डालेंगे, आप डालेंगे ध्रुवित प्रकाश। देखो ऐसा प्रकाश, आप हेडिंग डालेंगे ध्रुवित प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र सदिश, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। 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 ठीक है, दोनों डायग्राम बनाएंगे। ये भी कैसा है, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश दे देंगे। ठीक है, इसमें समतल, दोनों ही एग्जांपल समतल ध्रुवित प्रकाश के, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के हैं। इसको नोट करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे। केवल एक ही दिशा में कंपन करे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में यदि कंपन करे तो ये ऐसा प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। फटाफट इसको नोट करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं ध्रुवण की। क्या करते हैं, अब बात करते हैं ध्रुवण की। किसकी बात करते हैं, ध्रुवण की बात करते हैं कि ध्रुवण क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुवण, किसकी बात कर लेते हैं, ध्रुवण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्रुवण की यदि बात करें, देखो ध्रुवण प्रकाश का ध्रुवण, सबसे पहली बात अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश से अध्रुवित प्रकाश आपके पास में बता ही दिया। यदि अध्रुवित प्रकाश है और उसको हम बदल दें, अध्रुवित प्रकाश है तो उसको हम ध्रुवित प्रकाश में बदल दें। किसमें बदल दें, ध्रुवित प्रकाश में बदल दें। कैसे प्रकाश बदल दें, ध्रुवित। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश में बदल दें तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। या फिर मैं कह सकता हूं ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश या प्रकाश सदिश के कंपनों को एक तरंग संचरण के लंबवत केवल एक निश्चित दिशा में कर दिया जाए, एक निश्चित दिशा में कर दिया जाए। समझिएगा, तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण के लंबवत एक निश्चित दिशा में कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी ध्रुवण। क्या कहलाएगी, ध्रुवण। सिंपल सी बात है। अध्रुवित प्रकाश को जो मैंने अध्रुवित प्रकाश बताया था, ये दो ये मैं बताए थे, ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश, और ये भी कैसा प्रकाश है, ये भी कैसा प्रकाश है, ये भी अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है, अध्रुवित। ऐसा प्रकाश, ये दोनों ही प्रकाश कैसे, अध्रुवित प्रकाश है। यदि इनके सदिशों को
किसके विद्युत क्षेत्र या प्रकाश सदिश के कंपनों को किसी एक ही दिशा में तरंग संचरण के लंबवत किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सीमित कर दिया जाए तो ऐसा प्रकाश कहलाता है, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। ऐसे प्रकाश को यदि इस प्रकाश में बदल दिया जाए किसी न किसी उपकरण के द्वारा, इसके द्वारा किसी न किसी उपकरण के द्वारा ऐसे प्रकाश में यदि बदल दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी ध्रुवण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ध्रुवण कहलाएगी। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो आप डालें ध्रुवण, पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, और इसमें लिखें ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश सदिश या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश सदिश या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। सीमित कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। अर्थात ऐसी प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है, अर्थात अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, अर्थात अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा और लिखो, अथवा का लिख लो, अथवा का एक परिभाषा लिख लो। अध्रुवित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश को अध्रुवित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों अध्रुवित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को तरंग संचरण के लंबवत एक ही दिशा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। एक ही दिशा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। एक ही दिशा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। एक ही दिशा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। एक ही दिशा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है ध्रुवक की। इसकी बात करते हैं, ध्रुवक की बात करते हैं। ध्रुवक इसे कहते हैं पोलराइजर। ठीक है, ध्रुवक क्या होता है? ऐसा उपकरण जिससे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, क्या कहलाता है? ध्रुवक कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवक। ठीक है, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रकाश में बदल सकते हैं? ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे है कैल्साइट क्रिस्टल। कौन सा? कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट क्रिस्टल समझने के बाद कैल्साइट क्रिस्टल ध्रुवक बात कर रहे थे। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है। टर्मेलिन क्रिस्टल, टर्मेलिन क्रिस्टल, पोलराइजर